हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। इस चैप्टर में हम न्यूक्लियर फिज़िक्स को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आपको खुद ब खुद हो जाएगा कि न्यूक्लियर फिज़िक्स की वो कौन सी इम्पोर्टेंस ब्रांच है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स को कि बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है। तो डिफिनीशन इधर मैंने लिखी है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड पार्टिकल ऑफ विच इट कंसिस्ट। देखिए, न्यूक्लियर फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूक्लियस का बिहेवियर देखते हैं और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल को देखते हैं। इन तीन बातों को कलेक्टिवली हम फिज़िक्स में न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस की स्टडी न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठने चाहिए कि भाई व्हाट इज़ न्यूक्लियस, वेयर इट कम्स फ्रॉम, who discovered it, why it is called nucleus। ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में उठने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की आंसर की तरफ और देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, कहाँ से आया न्यूक्लियस, किसने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया और किसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी हैव टू लर्न अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड ही एक्सपेरिमेंट था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट इधर मैंने लिखी है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें दरकार थी। उसमें सबसे पहले था सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अब ये अल्फ़ा पार्टिकल कौन सी बला है, अल्फ़ा पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। डबल पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल, या आप इसको कहते हैं कि हीलियम का न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस को तो जानते ही नहीं है अभी तक। हम न्यूक्लियस की जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम हीलियम की न्यूक्लियस का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल का नाम लेंगे जिस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, एक स्लिट होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, इसका क्या काम होता है आगे देखेंगे। हमारे पास एक टारगेट मटेरियल गोल्ड फील्ड जिसको रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। ठीक है, और एक हमारे पास डिटेक्टर होने चाहिए। ठीक है, कैसे परफॉर्म किया उसने रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को, देखें रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को 1911 में परफॉर्म किया था। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बताऊं जो इस एक्सपेरिमेंट को समझाने में बहुत ही काम आएगी। ठीक है, अब देखें, जो रदरफोर्ड से पहले साइंटिस्ट है ना, इसने अपने एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया था, 1911 में। और इससे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उसका नाम था डाल्टन। डाल्टन वो हजरत थे जिसने 1808 में एटम का कंसेप्ट दिया था कि भाई ये जो मैटर बना हुआ है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं उससे बना हुआ है। और ये एटम इतना छोटा है कि ये एटम मज़ीद इसको हम तकसीम नहीं कर सकते। तकसीम करने का मतलब साइंस में ये है कि इससे छोटा पार्टिकल है ही नहीं। ये जो मैटर बना हुआ है इसका सबसे छोटा ज़र्रा जो है वो एटम है, और एटम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। लेकिन उसके बाद 1891 में जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट की रोशनी में उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, तो जे थॉमसन की डिस्कवरी से डाल्टन की ये वाली बात गलत साबित हो गई। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एटम वाला कंसेप्ट था और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वाला कंसेप्ट था, ये बहुत ही ज़ोर पकड़ गया और साइंटिस्ट का ध्यान अक्सर इसकी तरफ बढ़ने लगा। उन साइंटिस्ट में से एक थे रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड, जिसने इन बातों को मद्देनज़र रखकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उसकी अरेंजमेंट ये है जिसको हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इस अरेंजमेंट में कि ये अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स हैं। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये अल्फ़ा पार्टिकल मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाते हैं। इधर मैंने शो किया है, कुछ इस तरफ जाते हैं, कुछ इस तरफ, कुछ इस स्लिट में से पास होते हैं सीधा, कुछ इस तरफ। देखें, हमारा जो वास्ता है वो सिर्फ इस
अल्फ़ा पार्टिकल्स के रेस से है, ये वाला जो स्लिट के दरमियान वाले होल से आगे गुजरता है, ठीक है, बाकियों के साथ नहीं है। बाकी इधर से रिफ्लेक्ट होते हैं कि जिधर भी जाते हैं उससे हमारा कुछ वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता इस स्ट्राइट बीम से है। जब ये स्ट्राइट बीम यहाँ से जाकर टारगेट मटेरियल इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, और स्पेशली जो टारगेट मटेरियल रदरफोर्ड ने यूज़ किया था उसको कहते हैं गोल्ड फ्यूल, ठीक है, गोल्ड फ्यूल। अच्छा, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से गुजरते हैं और इस गोल्ड फ्यूल से टकराते हैं, ठीक है, तो रदरफोर्ड को कुछ देखने को मिलता है और वो क्या है, वो कुछ ऑब्जर्व करता है और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है उनको देखते हैं, ठीक है। अब रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले इस बात को ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द टारगेट मटीरियल अनडिफ्लेक्टेड। रदरफोर्ड ने एक ऑब्जर्वेशन तो ये बनाई कि इसने जो अल्फ़ा पार्टिकल ये वाले बम्बार किए इस टारगेट मटेरियल के ऊपर, तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से ऐसे थे कि वो अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से गुजर गए, ऐसे गुजर गए और आगे डिटेक्टर पर लगे और डिटेक्टर ने हमें बता दिया कि अल्फ़ा पार्टिकल इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासिस थ्रू द टारगेट मटीरियल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल्स एंड सम आर डिफ्लेक्टेड। देखें, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से जब गुजर गए टारगेट मटेरियल पर लगे तो वो क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, सर्टेन एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए और कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये थी। देखें, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड, कौन से रिफ्लेक्टेड वाली कौन से हैं, इस टारगेट मटेरियल के ऊपर लगकर वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। एंड सम आर डिफ्लेक्टेड, और डिफ्लेक्टेड कौन से हैं, जो कि पास यहाँ से तो हो गए, टारगेट मटेरियल से पास हो गए, लेकिन वो स्ट्राइट लाइन में नहीं गए, वो कुछ अपने ओरिजिनल रास्ते से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, अपने ओरिजिनल रास्ता चेंज कर गए। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये थी उसकी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 को देखें। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर बैक बाउंस एट द सेम लाइन विद 180 डिग्री एंगल, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो आए, यहाँ से एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजरा और इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे अल्फा के कि जो टारगेट तक पहुँचने से पहले यानी कि तकरीबन बहुत ही कम फासले से वो क्या हो गए, वो बैक बाउंस हो गए, मतलब रिफ्लेक्ट हो गए और उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो गए जिस लाइन पर वो पहले से जा रहे थे, ठीक है। और देखें, यहाँ से जा रहे थे और वहाँ से वापस हो गए तो दरमियान में एंगल कितना बना, 180 डिग्री का बना। तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। ये 3 बेसिक ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब उसने ये ऑब्जर्वेशन बनाई और अब वो इन ऑब्जर्वेशन को देखकर इनसे कुछ कैलकुलेट करता है, इनसे कुछ अखज़ करता है। अब हम देखेंगे कि उस रदरफोर्ड की माखिज़ क्या है, इस ऑब्जर्वेशन से हम उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। देखें, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की रोशनी में उसने कंक्लूजन नंबर 1 ये बना दिया, ठीक है। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ही कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम्स आर एम्प्टी। देखें, इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने पहले ऑब्जर्वेशन को देखा। पहले ऑब्जर्वेशन ये कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिस थ्रू द टारगेट मटेरियल अनडिफ्लेक्टेड। जब वो अनडिफ्लेक्टेड टारगेट मटेरियल से गुजर रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब ये है कि इन अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ रहा था। तो इसके जहन में डाल्टन वाली बात थी कि एटम, और फिर जे थॉमसन वाली बात थी कि इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा एटम का जो अंदरूनी हिस्सा है वो अच्छा खासा खाली है, स्पेस है। उसने कंक्लूजन नंबर 1 ये बना दिया, ठीक है। और किस बात की रोशनी में ये बात करता है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की रोशनी में ये बात करता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द टारगेट मटेरियल अनडिफ्लेक्टेड। भाई, उसको उधर रोकने वाला, उसका रास्ता मोड़ने वाला कोई है नहीं। जब कोई है नहीं तो खाली है ना, ठीक है। तो यही बात रदरफोर्ड ने की है, ठीक है। ये है कंक्लूजन नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन नंबर 2 की तरफ जो रदरफोर्ड ने बनाया है और उसको देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। वो ये है, देखें, कंक्लूजन नंबर 1, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन नंबर 2 he conclude that there must be negatively charged particle which deflect alpha particle from its straight path due to electrostatic attraction। देखें, अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, ठीक है, अपने रास्ते पर, आगे टारगेट मटेरियल आया, वहाँ से कुछ पास हो गए, लेकिन उस
पासिस अल्फ़ा पार्टिकल में से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए, अपनी ओरिजिनल रास्ते से क्या हो गए, थोड़े से हट गए। ठीक है, इस बात से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाली, उसने कहा जो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इधर। ठीक है, और उसकी जो होने की दलील है वो ये है कि रदरफोर्ड कह रहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल अगर बिल्कुल अपने रास्ते से जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, और ये आ गया टारगेट मटेरियल, ये आ गया टारगेट मटेरियल। ठीक है, ये आ गया टारगेट मटेरियल। अब इस टारगेट मटेरियल में जब वो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, और पेनिट्रेट करने के बाद वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होते हैं अपने ओरिजिनल रास्ते से। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी एक ही सूरत में हो सकती है, और वो ये कि इधर भी इलेक्ट्रॉन अगर है और इधर भी इलेक्ट्रॉन अगर है, तो इस अल्फ़ा पार्टिकल पर, जैसे हमने कहा पहले कि इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से ये गुजरने वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की आपस में इंट्रैक्शन होती है। क्या होती है, इंट्रैक्शन, और उस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस पर नेगेटिव चार्ज है, अल्फ़ा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इन दोनों में इंट्रैक्शन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये अगर इधर इलेक्ट्रॉन लाई करता है, ठीक है, समझाने के लिए ये पिक्चर बनाया है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर लाई करता है, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से ये इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से वो इस तरफ आया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 से उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो टारगेट मटेरियल है इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल का जो रास्ता है वो मुड़ जाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की होने की वेरिफिकेशन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से भी मिलती है, लेकिन इससे पहले जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था, और जे थॉम्सन की बात इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या था, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 ये था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो टारगेट मटेरियल के साथ टकराए और फिर उसी लाइन पर वापस मुड़ गए, रिफ्लेक्ट हो गए 180 एंगल के ऊपर। ठीक है, तो इस बात से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, इस बात से उसने ये कंक्लूड किया, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन नंबर 3 ही कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी हार्ड पॉजिटिव पोर्शन ड्यू टू विच अल्फा पार्टिकल्स आर बैक बाउंस 180 डिग्री ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। देखें, अल्फा पार्टिकल ये है, वो अल्फा पार्टिकल ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये इधर पड़ा हुआ है एक, चूंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अल्फा पार्टिकल इस जगह से टकराने के बाद वापस मुड़ जाता है उसी लाइन के ऊपर 180 एंगल अपनी ओरिजिनल पाथ से बनाकर। ठीक है, ऐसा उस वक्त मुमकिन है जब इस अल्फा पार्टिकल के आगे कोई पॉजिटिव चार्ज आया हो, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और बहुत हार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन इस अल्फा पार्टिकल और उस पॉजिटिव पोर्शन के आपस में हो। इसी वजह से इसी सूरत में इस अल्फा पार्टिकल को यहाँ से वापस भेजना मुमकिन हो सकता है, बसूरत दिगर मुमकिन नहीं होता। तो इसी बात को मद्देनज़र रखकर, इसी बात को जहन में रखकर रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो एटम है इसकी सेंटर में कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें क्या है, उसने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का कहा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उन्हीं पॉजिटिव चार्ज की वजह से अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल रास्ते पर बैक बाउंस हो जाते हैं। ठीक है, क्यों बैक बाउंस हो जाते हैं, क्योंकि ये भी अल्फा पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव पार्टिकल है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है, तो ये इसको वापस भेज देता है। ठीक है, अच्छा, ये 3 कंक्लूजन किसने निकाली अपने एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड ने। ठीक है, और बाद में ये जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन था, ठीक है, हार्ड पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, इसको रदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस है। क्या है, ये न्यूक्लियस है। और आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता, उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बाद में हुई, लेकिन हमारा वास्ता सिर्फ न्यूक्लियस से था कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, और न्यूक्लियस कैसे वजूद में आया, किसने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया था, और किसने इसको डिस्कवर किया था। हमारा काम इस बात से
इस बात से था, ठीक है। और अब हम वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जान गए कि न्यूक्लियस कैसे आया, किसने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया था और कब दिया था, ठीक है। इधर नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है, इन द लाइट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन ही फाइनली कंक्लूड दैट द हार्ड पोर्शन इज इन द मिडल एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। अच्छा, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें एक एटॉमिक मॉडल सा भी मिल गया, ठीक है। कैसे एटॉमिक मॉडल मिल गया? एटॉमिक मॉडल ऐसे मिल गया कि उसने कहा कि मिडल में पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में जे थॉम्सन ने कहा था, और उसी जे थॉम्सन वाली बात को रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई भी किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पोर्शन से कौन सी ओरिएंटेशन में होता है, तो ये सजेस्ट किया रदरफोर्ड ने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर बाद में क्वेश्चन भी उठाए गए थे और फिर नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की जो मेन डिस्कवरी थी वो न्यूक्लियस था और हमारा कंसर्न उसी के साथ था और वो हम जान गए, ठीक है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एटॉमिक न्यूक्लियस को थोड़ा सा और छेड़े, क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में हम जान गए, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और वो है एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस वो पोर्शन होता है जो एटम के सेंटर में होता है और जो दो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। इधर एज एटॉमिक मॉडल सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड, न्यूक्लियस इज इन द मिडल ऑफ एटम एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट देयर इज आल्सो न्यूट्रल विदाउट चार्ज पार्टिकल आल्सो देयर इन द न्यूक्लियस एंड वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है। वही बात है कि प्रोटॉन के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में तो रदरफोर्ड ने कहा था, ठीक है, और एटॉमिक मॉडल भी उसने सजेस्ट किया था। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसको बाद में डिस्कवर किया गया, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ डीपली कनेक्टेड हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है और उन्हीं के ज़रिए हम अगले टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक न्यूक्लियस के हवाले से जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसमें से एक टर्मिनोलॉजी है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है जी? Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये शो क्या करता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये शो क्या करता है, ठीक है, ये इस बात को शो करता है कि किसी ख़ास एटॉमिक न्यूक्लियस में, किसी ख़ास एटॉमिक न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजीज है एटॉमिक मैस। क्या है जी दूसरी टर्मिनोलॉजी? वो है एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एटॉमिक मैस को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये शो क्या करता है? तो ये शो करता है ये बात, फॉर अ न्यूक्लियाइड्स द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मैस। देखें, किसी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को जमा करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मैस आ जाएगा, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मैस में मैंने एक टर्मिनोलॉजीज लिखी है, न्यूक्लियाइड्स किस चीज़ को कहते हैं? देखें, इधर मैंने इसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा है, एटॉमिक मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को इस साइड लेकर आए तो इस ए से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। न्यूक्लियाइड्स की एग्जांपल ये है, जब किसी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए कि इसके ऊपर एटॉमिक मैस रिप्रेजेंट किया जाता, एटॉमिक मैस रिप्रेजेंट हो, मतलब ये ए है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास Z है। जब किसी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड्स कहते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियाइड्स ये है, एक क्लोरीन का ये है और नाइट्रोजन का ये है, ठीक है। अब देखें इस न्यूक्लियाइड्स को, आप देखें इसमें जो A है वो बराबर है, इसमें जो A है वो बराबर है 23 के, ठीक है, और Z जो है वो बराबर है कितने के? Z बराबर है 11 के। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इस सोडियम के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला कौन सा है? ये वाला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मैस, और एटॉमिक मैस इस केस में क्या है? 23, ठीक है,
और फिर माइनस माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने कहा कि उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड इधर क्या है 11। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में कितने आ गए 12 आ गए। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन में कितने हैं 37 माइनस 17 और नाइट्रोजन में कितने हैं 15 माइनस 7। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में आगे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसकी डिस्कवरी के हवाले से, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के हवाले से। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस एटॉमिक न्यूक्लियस को या एटॉमिक न्यूक्लियाइड्स को थोड़ा सा और छेड़ें। क्या करें, थोड़ा सा और छेड़ें। और एक टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटॉप्स के नाम से, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइसोटॉप से क्या मुराद है, देखें आप अगर एक सिंपल ले लेना हाइड्रोजन गैस आप ले लें, क्या ले लें हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट जो है ना ये बना हुआ है एटम से, किससे एटम से। लेकिन आपको ये सुनकर शायद थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये जो एलिमेंट हाइड्रोजन है ये एटम से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जितने भी एटम है वो सारे के सारे एक दूसरे के तरह नहीं है, यानी कि एक दूसरे की कॉपी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो हाइड्रोजन के एटम, लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किस चीज़ के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले हम आइसोटॉप्स को डिफाइन करते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखिए, जब आप हाइड्रोजन का सैंपल उठाएंगे ना तो आपको शायद उसमें 3 किस्म के हाइड्रोजन के एटम मिले। एक को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एक को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और एक को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, सब में एटॉमिक नंबर क्या है, सब में एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या है, सब में डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो यही बात तो हमने की है कि और इन सब को क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एटम्स है एक ही एलिमेंट के, एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम, एक एक एक, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट हो, 1 2 3। ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, या दूसरी डिफिनीशन इसको जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है उसको समझ में आएगी, वो है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, क्या मतलब इसका, अब देखें केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो डिपेंड करता है कि किसी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, इसमें भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक इधर न्यूट्रॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक मास डबल बना देता है। ठीक है, एक प्रोटॉन और इधर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन जमा एक प्रोटॉन, 3 एटॉमिक मास दे देता है। इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो एक एक है। ठीक है, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो, और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी है और लास्ट इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से इन सब हाइड्रोजन्स आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो सामने नज़र आता है, इसका एटॉमिक मास क्या है 1 है और इसका एटॉमिक मास क्या है वो है 2। तो ये वाला जो है इससे थोड़ा भारी होगा और ये वाला इन दोनों से भारी होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गए, चेंजेस आ गई। इस तरह और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हो सकती है, डेंसिटी हो गई, एक कलर हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोटॉप्स उन एटम्स को कहते हैं जो एक ही एलिमेंट से हों, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, या जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो। इसी तरह आइसोटॉप्स ऑफ पोटाशियम हैं K39 और K40। ठीक है, ये एटॉमिक मास है, डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन ऊपर वाले डिस्कस किए। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अच्छा, आइसोटॉप्स पढ़ा,
अब आइसोबार्स के बारे में देखते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इधर मैंने डिफिनीशन लिखी है, न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, ऊपर था सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोबार जो है ये एटम्स होते हैं, या अगर इनको रिप्रेजेंट किया है एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर मेंशन करके, तो फिर न्यूक्लियाइड्स बन जाते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनका हमारे पास क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो, क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोटॉप्स वाले डिफिनीशन के एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, उधर क्या था, उधर एटॉमिक मास सेम था, एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। इधर आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। उधर सेम एलिमेंट के एटम्स थे, इधर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। ठीक है, या न्यूक्लियाइड्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 15 है। ऑक्सीजन का एक आइसोटॉप्स ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 15 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है। ये दोनों न्यूक्लियाइड जो है एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, हम इसको कहें आइसोबार्स। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन के इस एटम में, इस आइसोटॉप्स में, हाइड्रोजन के इस आइसोटॉप्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और कितने प्रोटॉन हैं, 1, 2 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास क्या है, 3, ट्रीटियम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और हीलियम का एक आइसोटॉप्स है जिसका एटॉमिक मास 3 है और 2 उसका क्या है, 2 उसका एटॉमिक नंबर है। 2 एटॉमिक नंबर है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है और ये लास्ट है। ठीक है, आइसोटॉन्स के बारे में देखते हैं कि आइसोटॉन्स क्या है। न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटॉन्स देखें, आइसोटॉन्स वो न्यूक्लियाइड है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। ऐसे न्यूक्लियाइड्स को हम कहते हैं कि ये आइसोटॉन्स हैं। देखें, हाइड्रोजन का ट्रीटियम ले लें और हीलियम का ये आइसोटॉप ले लें जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, और लिथियम ये देखें, हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो, सेम हो। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस ट्रीटियम में कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए, 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। देखिए ए हमारे पास है वो 3 और जेड हमारे पास कितना है, 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बराबर आएगा, वो आएगा ए माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए कितना है, 3 माइनस 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो इस ट्रीटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, देखें ये ए है, ये 4 के बराबर है और ये 2 जेड के बराबर हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो वो होगा ए माइनस जेड, यानी कि 4 माइनस 2, तो वो आ गया 2। इधर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 आ गए। अब इधर देखें, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर जेड कितना है, जेड तो है 3 और ए कितना है, ए है 5, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा ए माइनस जेड, लेकिन ए हमारे पास 5 है और जेड माइनस 3 है, माइनस और 3 है, जेड इज इक्वल टू आपके पास आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो अब देखें, ये एक ऐसे न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियाइड्स जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है, डिफरेंट है। इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।